अगर आपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया है, अगर आप उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरी ये बात याद रखिएगा कि आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत से बलिदान देना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा और साथ ही साथ अपना बहुमूल्य समय और प्रयास देना होगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है, हाल ही में किस छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान में बाघ की मृत्यु हुई है। ठीक है, फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, लगातार हम लोग इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके कारण डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में थोड़ा डिले हो रहा है। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं और बिल्कुल क्षमा कीजिएगा और अपना प्यार और विश्वास जैसे आपने बनाया हुआ है वैसे ही बनाए रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड करें वो और बेहतर हो और हम इम्प्रूव करें, और उसके लिए कुछ टाइम हमको लग रहा है, वो समय देने का कृपया करें, आप कृपा करें इस बात के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में बाघ की मृत्यु हुई है, वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस राष्ट्रीय उद्यान को अगला टाइगर रिजर्व बनाने का पूरा प्रयास चल रहा है। राज्य शासन ने अधिसूचना जारी करके केंद्र को भेज दिया है। अब केंद्र से जो एनटीसीए की लिस्ट है उसमें जैसे ही इसका प्रकाशन होगा ये राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा आगे वाले देखिए, और इसका सही जवाब है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत भरतपुर सोनहत वन परिक्षेत्र में बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है, ऐसी न्यूज ये आई हुई थी। तो ये याद रखना है आपको, कौन सा परिक्षेत्र है? भरतपुर सोनहत वन परिक्षेत्र है। ठीक है, और जो सूचना मिली है उसके अनुसार वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी और जो बाघ की मौत किन परिस्थितियों में और कैसे हुई इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। ठीक है, हालांकि जो ये बाघ है इसकी तस्वीर है, यहाँ पे थोड़ी क्रॉप करने में ये टेढ़ी हो गई है, लेकिन इसकी जो आंख है वो गायब है और इसके जो नाखून हैं वो भी गायब हैं। तो आशंका जाहिर की गई है, कई न्यूज आर्टिकल में ये आशंका जाहिर की गई है कि इस बाघ को जहर दिया जाने की आशंका है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद अब इस जो बाघ है इसके शव को जला दिया गया है या इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बस्तर ओलंपिक के विकास खंड स्तरीय का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? ठीक है, हालांकि न्यूज आर्टिकल में इसके अलग अलग उत्तर दिए हुए हैं, फिर भी एक सामान्य उत्तर जो है वो है आपका 7 से 18 नवंबर तक। 7 से 18 नवंबर तक जो है वो आपका विकास खंड स्तरीय जो आयोजन है वो किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 19 से 25 नवंबर तक जिला स्तरीय या संभाग स्तरीय जो अगला चरण है वो आयोजित किया जाएगा, और राज्य स्तरीय जो या कह सकते हैं संभाग स्तरीय या बस्तर के स्तर पे जो आयोजन होना है वो दिसंबर के प्रथम माह या प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसके संबंध में न्यूज देखते हैं आगे। 7 से 18 नवंबर तक खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 7 नवंबर से विकास खंड स्तरीय होगा आयोजन। सुकमा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल पर बस्तर क्षेत्र के युवाओं को रचनात्मक और खेल प्रतिभा के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बस्तर संभाग में बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा 7 से 18 नवंबर तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी सीपत देश के कितने राज्यों को बिजली उपलब्ध कराता है, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, एनटीपीसी सीपत देश के कितने राज्यों को बिजली उपलब्ध कराता है? तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका 7 राज्य। 7 राज्यों को पश्चिमी ग्रिड में आपका एनटीपीसी क्या करता है? एनटीपीसी सीपत वो बिजली उपलब्ध कराता है। एनटीपीसी सीपत इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो है आपका कह सकते हैं इसका जो गठन हुआ था वो नवंबर 1975 में हुआ था, और साथ ही साथ इसके 50 वर्ष अब पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 50वीं वर्षगांठ
अब मनाया जाएगा। 50वां दिवस तो इन्होंने मना ही लिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये है एनटीपीसी सीपत, है ना। यह विशाल बिजली संयंत्र तकनीकी कौशल और टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन का प्रतीक है, जो छत्तीसगढ़ सहित देश भर के 7 राज्यों को बिजली प्रदान करता है, याद रखिएगा। ठीक है, एनटीपीसी सीपत कोयला आधारित है। बिजली के उत्पादन के दौरान राख एक उप उत्पाद के रूप में यहां से उत्पन्न होती है। आगे भी देखिए, इसकी तस्वीरें बहुत अच्छी अच्छी दिखाई हुई हैं। हालांकि ये हसदेव बांगो डैम की तस्वीर यहाँ पे आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे एनटीपीसी सीपत के लिए जो कोयले का उत्पादन हो रहा है, लार्ज कैप लिखा हुआ है, तो वो भी यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इंडियन रोड कांग्रेस का 83वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया है? इंडियन रोड कांग्रेस का 83वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया हुआ है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, रायपुर में। रायपुर में इंडियन रोड कांग्रेस का 83वां अधिवेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए, उत्तर है ए, रायपुर। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां अधिवेशन रायपुर में के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम और साइंस कॉलेज परिसर में आयोजित होगा। तो ये यहाँ पे याद रखना है, जो जरूरी चीज है वो ये है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम और साइंस कॉलेज परिसर में। ठीक है, किसका आयोजन हो रहा है? 83वें भारतीय सड़क कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन हो रहा है, जो कि वार्षिक अधिवेशन है। केंद्रीय सड़क मंत्री जो गडकरी हैं, वो क्या करेंगे? इसका शुभारंभ करेंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में गठित किया गया है। किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है? इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये गठित किया गया है। ठीक है, अब देखें, छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद गठित कर दी गई है और आंसर क्या है आपका? मुख्यमंत्री जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन, सीएम साय इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1971 की जंग में इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर महावीर ओझा का निधन किस शहर में हो गया है? ठीक है, तो 1971 की जंग में इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर का निधन हो गया है और ये निधन हुआ है आपका रायपुर में। ठीक है, तो ये याद रखना है, हमारे राज्य की राजधानी में इनका निधन हुआ है, इसलिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं रिटायर्ड विंग कमांडर हैं। 1971 के युद्ध में, जिसमें हमने बहुत बेहतरीन तरीके से जीता है, कह सकते हैं पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। और जब हम किसी सैनिक की बात करते हैं, जब राष्ट्र की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये युद्ध शायद हमने ही लड़ा है, हमने ही जीता है, हम शब्द का प्रयोग होता है। तो हमारे बीच में से ही एक बहुत ही होनहार सेना के अधिकारी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, जिन्होंने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी, तो इनको याद रखना है। तो इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जवाब सीधा हम लोग देखते हैं। इसका जवाब है 11 नवंबर। भारत भर में प्रतिवर्ष 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और ये जो है, हमारे पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे या शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनकी तस्वीर है ये, की जयंती पर ये कह सकते हैं दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, कोप 29 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इसको याद रखिएगा कि कोप 29 का जो आयोजन है, ये किस शहर में किया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप, बाकू ये शहर है। बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है, अजरबैजान की राजधानी है। अजरबैजान कहाँ पे स्थित देश है? तो ये मध्य एशिया के बगल में, जस्ट कह सकते हैं मिडिल ईस्ट जिसको बोला जाता है, पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया में हमारा जो तुर्की देश है, तुर्की देश के ऊपर में अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सारे देश स्थित हैं।
है ना, जॉर्जिया भी वहीं पे स्थित है, उनमें से है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखिए अजरबैजान, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, बाकू। और यहाँ पे कोप 29 आयोजित हो रहा है। कोप 29 एक्चुअल में ये पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इसका आयोजन किया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, है ना, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को ही क्या कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन जो 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। जलवायु संकट से निपटने के लिए कार्यवाही में तेजी लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन इस पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस पे कुछ होगा, ठीक है। जब तक कोई पैंडेमिक नहीं आ जाता, जब तक अर्थ या नेचर खुद नहीं सोच लेता कि हम खुद ही पूरे एटमॉस्फेयर को साफ करेंगे, तब तक ये हो पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंसानों के बीच में आपसी सहमति नहीं बन पाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला सैटेलाइट कौन सा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला सैटेलाइट कौन था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मेरिनर 9। देख सकते हैं आगे, मेरिनर 9 इसे मंगल ग्रह की तरफ से लॉन्च किया गया था, मंगल ग्रह की तरफ लॉन्च किया गया था, इसे यहां पे नहीं होगा, ठीक है। मेरिनर 9 मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला प्रथम सैटेलाइट था। इसने सोवियत संघ के सोवियत मार्स 2 को पीछे छोड़ दिया था। मेरिनर 9 को 1971 को 10:23 और 4 सेकंड पर लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था, ये बात यहाँ पे मिसिंग है। तो इसको लॉन्च किया था अमेरिकन स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है नासा, ठीक है। तो नासा ने लॉन्च किया था, इस बात को याद रखना है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसका विकल्प है अंतरिक्ष GTS 5, भारत जेन या इंडिया PT5, ठीक है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही साथ इसके बाद आपको जो पिछला वीडियो है उसका हम लोग कह सकते हैं कंपाइल वीडियो देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो कुछ दिनों में प्राप्त हो जाएगा। ये पहला अवसर है जब आपको एक कह सकते हैं ऑन बोर्ड में आके करंट अफेयर्स पढ़ाने का प्रयास किया हूं। मैं जानता हूं मुझसे कई गलतियां हुई हैं इसमें, और मैं जानता हूं कि मेरे जो दर्शक हैं वो इस बात को समझते हैं कि जब भी कुछ नया करने का प्रयास करो तो उसमें कुछ गलतियां होती हैं। तो मेरी जो भी गलतियां इसमें हुई होंगी उसको क्षमा कीजिएगा, और बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि इस एक्सपीरियंस को और अच्छा और बेहतर कर सकूं और अपनी जो शैली है उसका भी विकास कर सकूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।